हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। जो हमारे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट है ना, वाई के ईटा एंड सिग्मा, इनके बीच में हम स्टडी करते हैं रिलेशंस क्या क्या आएंगे। तो यंग्स मॉडुलस वाई आपका किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अल्फा के। और पॉइजन रेशियो सिग्मा होता है आपका बीटा अपॉन अल्फा। बल्क मॉडुलस की होता है 1/3 इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा। और ईटा होता है आपका 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब हम ये इन इक्वेशंस को लेते हैं 1, 2, 3 और 4। अब थर्ड इक्वेशन से हम सोल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन से अल्फा माइनस 2 बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के, और अल्फा प्लस बीटा की आ जाएगी इक्वेशन 4 से 1/2 ईटा। इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं, मतलब कि क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से फिफ्थ में से सिक्स्थ को, तो आपके पास -3 बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। 1/3 के माइनस 1/2 ईटा। ठीक है, इनको सोल्व करके हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 18 ईटा के। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर हम इस सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इनको ऐड करें तो 3 अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ईटा प्लस 3k अपॉन 3k ईटा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब y की वैल्यू आपकी 1/अल्फा है, तो 1 अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा। ठीक है, इसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, और इसी को सोल्व करने से k की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी y ईटा अपॉन 9n माइनस 3y। ठीक है, और इसी को सोल्व करने से आपकी ईटा की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी सारी की सारी वैल्यूज इसको सोल्व करने से इसी इक्वेशन से निकल जाएगी। अब आपके पास ये इक्वेशन भी थी k इक्वल्स टू 1/3 इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा। इससे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं k और ईटा के बीच में इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो के टर्म में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 1/अल्फा मतलब अल्फा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपका 1/अल्फा आ जाएगा। यहाँ अल्फा से अल्फा डिवाइड होने से 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा। और बीटा अपॉन अल्फा क्या है आपका? सिग्मा है। तो ये आपका रिलेशन आ गया है वाई के और सिग्मा के टर्म में। क्या इसी तरह से ईटा की वैल्यू आ जाएगी। ईटा की वैल्यू आपकी 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा थी। अल्फा से अगर डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे दोनों साइड में, तो y/2 इंटू 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा, और y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। और पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपकी सिग्मा की क्या है? बीटा अपॉन अल्फा। ये आपने जो पीछे बीटा और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की है वो अगर लिख दोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेंडिंग ऑफ बीम। तो बीम क्या होती है? एक आपकी लॉन्ग स्ट्रेट इलास्टिक बार होती है, ठीक है, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, ये हमने बार ले लिया ABCD, जिसकी लेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा है, और थिकनेस उसकी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसकी लेंथ के कंपैरिजन में, और इसका मास या वेट ये दोनों भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो अब हम ABCD ये जो लॉन्ग स्ट्रेट बार है आपकी, इसको हमने बेंड कर दिया है। ठीक है, तो अब बेंड करने के बाद हम क्या कर देखते हैं, ये देखिए, अब ये इस एक्सिस को, एक सेंटर वाली को हमने मान लिया है न्यूट्रल सरफेस ये वाला। तो इससे ऊपर वाली जो लेयर्स है ना, ये तो एक्सटेंड हुई है, इनकी तो थिकनेस बढ़ी है इसको खींचने से, और इसको नीचे वाले जो है ये लेयर्स, इनकी थिकनेस डिक्रीज हुई है, ये कंप्रेस हुई है नीचे वाली लेयर्स, और ऊपर वाली एक्सटेंड हुई है। और ये बीच में एक ऐसी लेयर भी होगी जो सेम थिकनेस की रही होगी। ठीक है, यही हमने यहाँ पे बताया है कि एक यूनिफॉर्म बार कंसीडर कर लिया जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, और उसको हमने एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके। तो इलास्टिसिटी के कारण उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी आ जाएगी, और इससे रिस्टोरिंग कपल मतलब कंस्टिट्यूट हो जाएगा, और जो इक्वल होगा डिफॉर्मिंग फोर्स के। ठीक है, अब इसके अंदर आउटर जो लेयर्स थी जो मैंने अभी बताया वो एक्सटेंड हुई है, और इनर लेयर्स है वो कंप्रेस हुई है, और बीच में एक ऐसी लेयर है जो कि ना एक्सटेंड हुई है और ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो उसको हमने न्यूट्रल सरफेस ले लिया है। ठीक है, न्यूट्रल सरफेस क्या है? परपेंडिकुलर ऑफ बेंडिंग है, और सेम है फॉर अप्लाइड फोर्सेस। से अप्लाइड फोर्सेस जितनी भी हम अप्लाई करेंगे, तो जितना ऊपर एक्सटेंड हुई है उतनी नीचे कंप्रेस हुई है, और उन दोनों से उसकी मतलब डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा हर केस में। ठीक है,
अब बीम को बेंड किया है तो चेंज इन लेंथ ऑफ फिलामेंट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जितना उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आएगा ना, वो क्या होगा, सेम होगा जो न्यूट्रल एक्सिस जो हमने मानी है उससे जितना डिस्टेंस होगा। नहीं तो हमने ये मान लिया है पी क्यू, एक स्मॉल मतलब एरिया ले लिया है पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू बेंड हुआ है तो इनर साइड तो पी क्यू होगी और आउटर साइड पी वन क्यू वन ले ली। ये देखिए पी क्यू ये इनर साइड ले ली और आउटर साइड को हमने ले लिया पी वन क्यू वन। तो पी क्यू का न्यूट्रल सरफेस से डिस्टेंस है जेड और ये कितना आ जाएगा जेड प्लस डी जेड। तो बिफोर बेंडिंग लेंथ कितनी है पी क्यू की, आर डी थीटा। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आर तो ये होगी रेडियस और डी थीटा एंगल है इनके बीच का। तो आर की इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस रेडियस इनटू एंगल। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। तो पी क्यू इक्वल्स टू आर डी थीटा आफ्टर बेंडिंग। तो बेंड होने के बाद क्या आ गई, उसकी लेंथ इंक्रीज होके पी वन क्यू वन हो गई है। तो आर प्लस जेड डी थीटा आ जाएगी क्योंकि ये जेड डिस्टेंस आगे चला गया है ना पी क्यू से, ऊपर का डिस्टेंस जेड। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना आएगा, ये वाली जो एक्सटेंड हुई है ये लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो आर प्लस जेड डी थीटा माइनस आर डी थीटा, तो आपका आ जाएगी जेड डी थीटा। ये वाली वैल्यू आ गई। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लेंगे हम। तो ये आ जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना आया है, पी वन क्यू वन माइनस पी क्यू, ओरिजिनल लेंथ है आपकी पी क्यू। तो जेड डी थीटा अपॉन आर डी थीटा, जेड अपॉन आर आ जाएगा। और स्ट्रेन क्या है, ये हमने अभी बढ़ाई था, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस जेड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल सरफेस है उससे डिस्टेंस। अब हमने क्या कर लिया है, ई एफ जी एच, ये एक मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया है इसका बीम का, ठीक है। और जो कि क्या है, राइट एंगल टू इट्स लेंथ एंड प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो ई एफ को हमने सपोज कर लिया है बी, एफ जी को हमने मान लिया है डी, और M1 M2 है ये जो आपके न्यूट्रल सरफेस है। तो इससे ऊपर वाला ये है M1 M2 FE, ये तो एक्सटेंड हुआ है, और M1 M2 GH ये वाला हिस्सा कंप्रेस हुआ है, ठीक है। यही बता दिया, यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है। अब एरिया, ये जो स्मॉल एरिया, ये छोटा सा हमने रीजन ले लिया है, इसका एरिया और निकाल लेते हैं हम, डेल्टा ए चेंज इन एरिया कितना आएगा। तो इसका लिया बी, लेंथ तो इसकी बी रहेगी और थिकनेस कितनी है डी जेड। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा आपका बी इंटू डी जेड। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस इन दिस एरिया अल्फा इन दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल सरफेस। इसके अंदर यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल सरफेस। तो यही वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है। यंग्स मॉडुलस निकालते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वाई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया जेड अपॉन आर, ये पुट कर दी। तो एफ की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी वाई जेड अपॉन आर, और एरिया कौन सा, ये भी हमने निकाला है जो स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो निकालना है, तो डेल्टा ए, ठीक है। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एक तरह से होता है क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स एफ अप्लाई किया अपने, डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड। तो एफ क्रॉस जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। एफ आपके पास ये आ चुका है, एफ इक्वल्स टू डेल्टा ए इंटू जेड अपॉन आर इंटू वाई, ठीक है। एफ क्रॉस जेड की वैल्यू निकालोगे तो दोनों साइड जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा वाई डेल्टा ए अपॉन आर इंटू जेड स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका जेड स्क्वायर डेल्टा ए जेड स्क्वायर। तो इसको हमने आई जी पुट कर दिया, और एफ क्रॉस जेड को हमने पुट कर दिया है जी बेंडिंग मोमेंट। तो जी किसके इक्वल आ गया, वाई अपॉन आर इंटू ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका ए के स्क्वायर भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना उसको हम ए के स्क्वायर भी लिख देते हैं, एरिया इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये रेक्टेंगुलर रोड हो अगर आपकी, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू डी होगा। तो बी इंटू डी और के स्क्वायर होता है डी स्क्वायर अपॉन 12। तो इसकी वैल्यू पुट करते हो आई जी की जगह ए के स्क्वायर की जगह, तो वाई अपॉन आर, ए की जगह बी इंटू डी, और ये होगा डी स्क्वायर अपॉन 12। तो ये आपका आ जाएगा बी डी क्यूब अपॉन 12। इसी तरह से सर्कुलर रोड के केस में एरिया आपका पाई आर स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4। तो जी की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन आर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इस बेंडिंग मोमेंट जो हम ये निकाल रहे हैं, इसमें जो लिमिटेशंस है वो क्या है
कि आपके एक तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन हम सेम लेके चले हैं, जबकि हो सकता है कि एक्सटेंशन ज़्यादा भी आ जाए, कंप्रेशन कम भी हो सकता है, कुछ भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ना भी हो, ये भी हो सकता है आपका। और इसकी हमने लेंथ बहुत ज़्यादा ली है थिकनेस के कंपैरिजन में, और सीरिंग स्ट्रेन को हम नेग्लिजिबली स्मॉल लेके चले हैं, वेट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है यहाँ पे। और क्या है, ड्यूरिंग बेंडिंग क्रॉस सेक्शन रिमेन अनअल्टर्ड, IG रिमेन आपने कांस्टेंट रखा है, हर केस में IG की वैल्यू कांस्टेंट ही ली है। और कर्वेचर और बीम 1/r जो है ये भी आपका स्मॉल है, dy ये नियरली इक्वल है d² y/dx²। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।